हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन लुप्त संख्या ज्ञात करें, मतलब फाइंड द मिसिंग नंबर। अब आप देखो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, आपसे पूछा गया है। आपके पास दो फिगर हो रहे हैं, एक एरी एक एरी, इसी सेम प्लेस पे यहाँ 27 दिया हुआ है, यहाँ 25 दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि 27 और ये 25 कैसे आया। जैसे 27 और 25 आया वैसे ही क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ना, वो पता चल जाएगा। अब इनको देखने के लिए हमें जाना है पहली फिगर के अंदर, हमें देखना 25 और 5 छोटी छोटी संख्याएं हैं, 601 बहुत बड़ी संख्या है। तो जब बड़ी संख्या हमें लेके आनी होती है छोटी छोटी संख्याओं से, या तो उनकी गुणा से आती है या वर्ग और घनों से आती है। अब हम देखें 25 और 5 की अगर हम गुणा करने जाएं तो 125 होते हैं, जो कि 600 के आसपास भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें वर्गों या घनों की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 25 का वर्ग करता हूं तो वो होता है 625, और 5 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो वो होता है 25। अब आप देखें 600 जो हमें लाना है वो 625 के पास है। कितना पास है? 25 कम है, और ये 25 ये रहा। इसका मतलब इसमें से इसे माइनस कर दो तो आपको ये ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। अब हमें तो लानी ये वाली है, तो इसका मतलब मैं इसको इसमें जोड़ दूं। 600 और 25 को जोड़ा तो 625, इसका मतलब इसका रूट करके मुझे ये संख्या मिल जाएगी। तो हमें यही काम यहाँ करना है। 880 में हमें इसका वर्ग जोड़ना है, ऐसे जैसे इसका जोड़ा ना 25 यहाँ, ऐसे ये 9 में 81 जोड़ा, तो ये क्या आ गया एक, ये हो गया 961। और 961 का अगर रूट करेंगे, जैसे यहाँ 625 का रूट करके 25 आया, 961 का रूट करके क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो हमें मिल जाएगा, जो कि होता है 31। भाई 961 का रूट 31 होता है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब चाहो तो इससे कंफर्म कर सकते हो हमने सही किया कि गलत किया। जैसे 3 का वर्ग होता है 9, इसमें जोड़ दो 729 बन जाएगा, जो कि किसका वर्ग होता है 27 का, या कह सकते हैं इसका रूट होगा 27। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जब भी आपके पास एक बड़ा त्रिभुज हो और उसमें ऐसे रेखाएं बनी हो, तो उसको करने की सबसे आसान ट्रिक है कि वहां टोटल कितने त्रिभुज हैं। आप क्या करो, काउंटिंग करना स्टार्ट करो, नंबरिंग कर दो, एक, फिर उससे ज्यादा दो, फिर अगला तीन, फिर चार, और इन सबको आपस में जोड़ दो। इन सबको आपस में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे 1 + 2 3, 3 6 + 4 10, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 से जैसे 1331 आया है, 9 से वैसे ही कौन सी संख्या आएगी, इन्हीं को कहते हैं एनालॉगी के क्वेश्चन। इसलिए ऊपर लिखा है निम्न प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉगी फाइंड कीजिए। और ये एनालॉगी कहलाती है नंबर एनालॉगी, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन है वो नंबर्स के बीच में है। 11 का जो घन होता है वो 1331 होता है, ये हमें याद है। जिसको याद नहीं है वो ऐसे समझ सकता है कि भाई ये बहुत छोटी सी संख्या से बहुत बड़ी संख्या आई है, तो वर्ग और घन हो सकते हैं। वर्ग और घन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है, वर्ग तो आप लोगों को आते ही होंगे, लेकिन नहीं आता है तो भी आप क्या करें, जैसे 11 इसके इकाई अंक का घन कर लो, एक एकम एक एकम एक, यहाँ भी इकाई अंक एक ही आ रहा है तो घन हो सकता है। ठीक है, 9 9 81, 81 निम्न में एक निम्न 9, तो इकाई अंक 9 वाला होगा, लेकिन यहाँ 3 है इकाई अंक में 9, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन हमें याद है तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 729। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच के संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है? इसके लिए हम क्या करते हैं, छात्र को कंपेयर करते हैं कॉलेज से और स्कूल से, और कॉलेज और स्कूल का एक संबंध देखते हैं। भाई कॉलेज और स्कूल में कोई संबंध नहीं होता, कॉलेज हायर स्टडीज के लिए होता है, स्कूल जो है आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक, मतलब सीनियर सेकेंडरी स्टडीज तक हो सकता है। तो कॉलेज अलग है, स्कूल अलग है। ठीक है, ये अगर हमारा कॉलेज है तो ये स्कूल है, लेकिन एक बात कॉमन होती है इन दोनों में, वो क्या है, ये छात्र, दोनों में छात्र होते हैं, लेकिन जो छात्र स्कूल का होता है वो कॉलेज नहीं जाता, और जो कॉलेज का होता है वो स्कूल नहीं जाता है। तो इसलिए इसका जो आरेख बनता है वो ऐसे बनता है, अगर ये छात्र हमारा है, ये छात्र माने हम बीच वाला, तो ये वो छात्र हैं जो स्कूल वाले हैं, तो कॉलेज से कोई लेना देना नहीं, कॉलेज वाला तो इधर है, और जो कॉलेज वाले ये छात्र हैं उनका स्कूल वालों से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे आरेख जो है आपको बना के समझाना है, तो यही होता है आपका आरेखों का, जो इनके थ्रू हम संबंध को दर्शाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में टिम फ्यू सो का अर्थ है सीज गुड। इसका मतलब क्या होता है कि हमने एक बात को, जैसे यहाँ सीज गुड को हमने कोड के थ्रू समझा दिया और कह दिया कि भाई टिम फ्यू सो,
अगर हम किसी को समझा रहे टिम फू सो, उसको हमारे कोड पता है तो वो समझ जाएगा कि सी इज गुड, ठीक है। अब ही रिम टिम सो का है ही इज बैड, रिम से टिम का है गुड एंड बैड, उसने कहा इज और गुड का कोड क्या बनेगा। तो ऐसे उसके लिए आपको क्या करना है, दो दो स्टेटमेंट को एक साथ लेके चलना है, एक स्टेटमेंट को दूसरे से कंपेयर करना है। जैसे पहले वाला है टिम फू सो और दूसरे वाला है रिम टिम सो, इन दोनों में जो कॉमन लेटर होगा वो आप ले लेंगे। ये है सो यहाँ कॉमन लेटर है, ठीक है। अब इस टिम फूसो जो पहला स्टेटमेंट था इसका कोड है सी इज गुड और दूसरे वाले का कोड है ही इज बैड। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन मुझे इज नजर आ रहा है, इज, तो यहां सो कॉमन था और इधर इज कॉमन है, तो इसका मतलब है सो इज का कोड है या इज सो का कोड है, ऐसे आप कह सकते हैं। एक होने के बाद फिर आप दूसरे और तीसरे को कंपेयर करेंगे। जैसे रिम टिम सो को हम रिम से टिम से कंपेयर करेंगे और इन दोनों में ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है। जैसे देखा जाए तो यहाँ रिम कॉमन है यहाँ, है ना। अब इनके कोड में जैसे यहाँ ही इज बैड में और यहाँ गुड एंड बैड में कॉमन क्या है वो देखेंगे। यहाँ बैड कॉमन है और यहाँ रिम कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिम है वो बैड का कोड है या बैड रिम का कोड है। अब हमसे यही पूछा था कि इज का कोड क्या है, वो तो हो गया सो और बैड का कोड हो गया रिम, तो सो और रिम दे रखा है ऑप्शन बी में, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉगी फाइंड करना है। पहले किया था वो था नंबर एनालॉगी, ये होता है शब्द एनालॉगी। जैसे शिक्षक का स्कूल से वो ही संबंध है नर्स का जो किससे है वो बताना है हमें यहाँ। तो शिक्षक स्कूल में जाता है, वहां कार्यरत होता है और शिक्षा देता है, अपनी सेवाएं देता है। तो वैसे ही नर्स अपनी सेवाएं जाके अस्पताल में देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। 50 से 65 आया, फिर 82 आया, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 122। आप ये देखें 50 से 65 बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये गुणा का, वर्गों का या घनों के अंतर ऐसे बन के उनका आंसर नहीं हो सकता कभी भी। जब पास पास संख्याएं होती हैं तो सिर्फ अंतर देखते हैं सीधे सीधे, और वो कैसे निकलता है, दूसरी में से पहली संख्या को माइनस करके। तो पहला अंतर है 15 का, फिर दूसरा अंतर देखें तो 65 7 72 10 82 ये 17 का। फिर आगे जाएं तो अब हम कितने का अंतर लगाएं, देखो पहले 15 है, फिर उसमें 2 ऐड हुआ है 17, तो हम क्या करते हैं रैंडमली इसमें भी 2 ऐड करके देखते हैं। वैसे तो ये बढ़ घट भी सकता है क्योंकि अंतर में भी कोई ना कोई पैटर्न वो कभी कभी लगाता है, लेकिन हम पहले इसी को अप्लाई करेंगे तो हमारे हिसाब से 19 ऐड होना चाहिए। तो 82 में 19 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 11, 8 9 और 1 10, 101। अब इसी को करते हुए हम +2 करें अगर, तो 21 ऐड होना चाहिए किस में, 101 में। तो 101 में 21 ऐड करें तो 122 ये आया हुआ है। इससे हम कंफर्म करते हैं हमेशा कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है, क्योंकि अंतरों को भी बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है अंतरों के साथ। यहाँ 2 का अंतर है तो यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, ऐसे भी कर सकता है, तो वो अंतर को भी चेंज कर सकता है। तो इसलिए लास्ट वाले से कंफर्म करना जरूरी होता है। हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं, ऐसे जो कथन निष्कर्ष होते हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आज आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे करेंगे आप। हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं, तो जो चित्र का संबंध है वो सिर्फ हमें हास्य पुस्तकों से बताया है। जो हास्य पुस्तक नहीं है उसमें चित्र हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उनके बारे में हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो निश्चित रूप से हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, सिर्फ इसके बारे में कह सकते जो हमें इसमें दर्शाया है। तो निष्कर्ष में कह रहे सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं, ऐसा उसने कहीं भी नहीं बोला है, ठीक है। पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ से कंफर्म नहीं है कि है या नहीं है। पर्टिकुलरली एक उसके बारे में, मतलब इन हास्य पुस्तक से अलग के बारे में कुछ भी बताया नहीं है। हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते, ऐसा भी उसने नहीं कहा। होते हैं ऐसा भी नहीं कहा, नहीं होते ऐसा भी नहीं कहा, हो भी सकते हैं नहीं भी, तो केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो चयन करना, मतलब 3 एक जैसे होंगे एक अलग होगा, उसे हमें ढूंढना है। तो बांग्लादेश और टका लिखा है, तो इसका मतलब हमें बांग्लादेश का टका से रिलेशन ढूंढना है। टका जो है बांग्लादेश की करेंसी होती है, वैसे ही युआन चीन की करेंसी होती है, रुपया भारत की करेंसी होती है, इंग्लैंड की करेंसी जो है पौंड होती है। यहाँ डॉलर दे रखा है तो ये अलग है,
मतलब ये गलत है ना, हम ऊपर वालों के अकॉर्डिंग, तो ये अलग हो गया उन तीनों से, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते। यहाँ से आपको जब ये है, ये बात देखो, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते, 20 लोग थे उनमें से 5 कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब 15 लोग ऐसे बचे जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसने कहा 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो टोटल 19 लोग हैं जो अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास तो 15 ही लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं। तो फिर ये 4 लोग ऐसे बचे जो एक्स्ट्रा आए, वो कहाँ से आए होंगे? वो होंगे जो हिंदी भी पढ़ रहे होंगे और इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे। तो इन दोनों का अंतर वो होता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, वही उसने पूछा है, उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए, मतलब जो अलग है, डिफरेंट है, 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उस अलग के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पेयर्स बने हुए हैं, जैसे 23 और 29 का एक पेयर है, तो आप इन्हें कई तरीके से समझ सकते हैं। पहले सबसे जो मुझे समझ में आ रहा है वो तो ये आ रहा है कि दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर दोनों गुणज भी हो सकते हैं एक दूसरे के, दोनों का पेयर जो है वो अंतर पे भी चल सकता है। ऐसे करके हम कई सारी चीजें इसमें नोट कर सकते हैं, जैसे इन दोनों का अंतर जितना है आगे भी उतना ही हो। लेकिन यहाँ अगले में भी क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, और यहाँ देखो ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं, तो हम ये कह सकते हैं तीनों एक जैसे हैं क्योंकि अभाज्य संख्याओं से बने हुए पेयर हैं। जबकि 19-25 में 25 अभाज्य नहीं है, वो भाज्य है, वो किसी ना किसी से मतलब 5 से कट ही जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आते जरूर हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको देखना है यहाँ कितने नंबर्स हैं, कितनी जगह है, उन्हें पेयर्स में बदल देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो कितने कितने के पेयर बन सकते हैं? 5-5 के, तो बना दो आप 5-5 के पेयर, ऐसे बना दो, ये 5 इधर 5 उधर। अब इसमें देखो कि कोई ऐसी प्लेस जो इधर भी हो और उधर भी हो, दोनों सेम तो नहीं है। जैसे यहाँ पहला दूसरा तीसरे पे एफ है, पहला दूसरा तीसरे पे एफ है, तो इसका मतलब ये रिपीट होगा, यहाँ भी रिपीट है तो वहाँ भी रिपीट होगा। इसका मतलब ये पहले पे बी है तो ये पहले पे बी होगा, दूसरे पे यहाँ डी है तो यहाँ डी होगा, यहाँ एफ है तो यहाँ एफ होगा, ठीक है, और ये आगे जी है तो यहाँ भी जी आ गया। अब लेकिन यहाँ एक स्थान बचा है, यहाँ भी एक स्थान बचा है। अब इस स्थान को आप कैसे फाइंड करोगे? इसके लिए आपको लेना पड़ेगा ऑप्शंस की हेल्प। जैसे यहाँ मैंने पहले यूज किया डी जी, तो देखो डी जी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शंस, ये रहा डी जी, ये रहा डी जी, ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद अगले वाला लेटर मुझे नहीं पता चला, ये खाली है तो इसलिए इसको नहीं देखेंगे। उसके आगे देखो आपने बी का यूज किया है तो इसे नहीं देखेंगे। उसके आगे बी का यूज यहाँ हुआ है, यहाँ तो जी है तो इसलिए ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो इसे अगर मैं यहाँ रखूँ तो हमारे हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, जी, और यहाँ भी जी, तो ये क्या बन गया, बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी। तो ये रिपीट वाला है। आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। विकल्पों में से दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। अब देखो, जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है किसी भी जो है आपको फिगर का, तो उसमें लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये अगर हमारा स्टार्ट हुआ है इससे, तो इधर वाली फिगर यहाँ से खत्म होना चाहिए, मतलब ये डंडी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, और ये वाला हिस्सा यहाँ होना चाहिए, ऐसे बनेगी फिगर। तो यहाँ इधर ये वाला हिस्सा इधर, ये वाला और ये वाला नहीं होगा। ये दो चीजें समझ में आपको आई होंगी। तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करना है। दूसरी चीज इसमें ये ध्यान रखनी है कि ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहता है और नीचे का हिस्सा नीचे ही रहता है। जैसे ये है, ये बड़े वाला हिस्सा ऐसे गोल वाला ऊपर नीचे ही रहेगा और ये वाला ऊपर ही रहेगा। इसमें क्या किया है इसने, यहाँ नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, इसमें छोटे वाले को ऊपर की तरफ कर दिया, जबकि ये कहाँ होना था, नीचे की तरफ। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी के विपरीत क्या आएगा, आपसे पूछा गया। जब भी आपके पास दो पासों में किसी एक अक्षर की स्थिति समान हो, जैसे यहाँ एस ऊपर है, यहाँ भी एस ऊपर है, तो जो बाकी दो बचते हैं अगर वो अलग अलग है, कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ टी है तो इधर टी नहीं है, यहाँ जेड है तो इधर जेड नहीं है,
तो फिर क्या होता है, जैसे इधर से चला पहले नंबर पे टी आया, इधर से चला इधर पहले नंबर पे एक्स आया, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। टी के विपरीत एक्स, फिर इधर आऊंगा तो ये हो जाएगा पी, इधर आऊंगा तो ये हो जाएगा जेड, पी के विपरीत जेड, और उसने पी के विपरीत ही पूछा था, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपसे यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ एक पैटर्न के हिसाब से चेंज हुआ है, ये ऐसे बदला, फिर ये फिगर ऐसे बदली, तो पूछ रहा है आगे ये फिगर कैसे बदलेगी। अब तो हम एक एक पकड़ते हैं, जैसे मैं इसे पकड़ लूँ तो ये इधर एरो का साइन नीचे है, तो ये 90 डिग्री पे घूम के एरो का साइन इधर आ गया, फिर 90 डिग्री पे घूम के ये एरो का साइन इधर आ गया, 90 डिग्री पे घूमेगा तो एरो का साइन इधर आ जाएगा। अब एरो का साइन इधर सिर्फ ऑप्शन 4 में दे रखा है। अगर एक ही पैटर्न से हमें पता चल रहा है तो ये जो दूसरा पैटर्न है ये वाला, इसे देखने की जरूरत नहीं है, एक से ही हमारा काम हो जाता है। एग्जाम में टाइम बचाना भी बहुत जरूरी होता है। सी माता है ए और बी की, ए और बी बनाओ, ये भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन सी इनकी माता है तो दोनों की माँ हो जाएगी सी। ऐसे आप ग्राफ तैयार करेंगे। यदि डी पति है बी का पति कौन है, डी है, तो इसका मतलब बी तो क्या हुई, लड़की हुई, किसकी, सी की, है ना, ऐसे समझते हैं ना। ठीक है, अगर ये लड़का होता तो डी उसकी पत्नी होती, डी उसका पति है तो ये लड़की है। तो उसने कहा तो सी कौन है डी की, सी कौन है डी की, डी की पत्नी की माँ है, तो पत्नी की माँ कौन होती है, सास होती है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि गणितीय ऑपरेटर प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और गुणा को आपस में बदल दो, तो ये देखो 9 भाग 5 है, तो भाग वाली संख्या को हम ऐसे बटे में लिख सकते हैं। अब उसने कहा प्लस की जगह आपको गुणा लगाना है, तो यहाँ गुणा लगा दो भाई, फिर -23, और गुणा की जगह वो कह रहा है प्लस लगाना है, क्योंकि इनको आपस में बदलना था, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब 5 दूनी 10 गुणा में ऐसे काट सकते हैं, 9 दूनी 18, और उसके साथ 2 को हम जोड़ देंगे क्योंकि पहले प्लस होता है बोर्ड मास के हिसाब से, -23, 18 2 20, -23 क्या होता है, बड़ी संख्या अगर माइनस की होती है तो माइनस में आंसर आएगा -3, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम 1 से 7वें स्थान पर और प्रारंभिक दूसरे से 11वें स्थान पर पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास पंक्ति में इधर से आपका स्थान दिया और उधर से भी स्थान दिया है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल, मतलब आपका एक तरफ से स्थान प्लस दूसरी तरफ से स्थान -1 कर देते तो टोटल आ जाता है। ठीक है, अब इन छात्रों में गणेश का अंतिम से उसका जो स्थान है वो 7वां है, मतलब राइट से या लेफ्ट से किधर से भी मान लो आप, मान लिया 7वां है, ठीक है, प्लस लेफ्ट से उसका क्या है, और प्रारंभिक दूसरे से कहा है तो एक ज्यादा कर देंगे, क्योंकि हम पहले से देखते हैं ना स्थान 11वां है, तो अगर दूसरे व्यक्ति से उसका स्थान 11वां है तो पहले व्यक्ति से उसका स्थान 12वां हो जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ से उसका 12वां हो गया, 12 और 7 19 में से एक माइनस जाएगा तो 18 बचेगा, ये होंगे टोटल व्यक्ति उसके अंदर, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं। कैरम में क्या होता है, हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, ये 4 व्यक्ति बैठते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो अगर इन्हें मैं दिशा से कंपेयर करूं तो देखो हमें पता है इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है, ये आप लोगों को पता है, ऐसे हमने हमेशा से याद किया। वो कह रहे हैं ए सी और बी डी पार्टनर है। पार्टनर क्या होते हैं, हमेशा आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद कर लो, इसको मतलब समझ लो यार। सी डी के बाईं ओर है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, सी का, तो दक्षिण किधर है, इधर, तो कोई इधर मुंह करेगा तो किधर बैठना चाहिए, इधर बैठना चाहिए, तभी तो मुंह उसका दक्षिण की तरफ होगा। अब उसने कहा सी डी के बाईं ओर है, अब डी के बाईं ओर है, अगर मैं डी को यहाँ बैठा दूं, सोचो डी का मुंह अंदर की तरफ है तो उसका बायां इधर ही होगा, क्योंकि दायां इधर बैठेगा, उसका अंदर की तरफ होगा, तो अब डी यहाँ बैठ गया। उसने कहा ए सी पार्टनर है, तो ए इधर होगा और बी इधर होगा। अब उसने कहा है ए का मुख किस ओर है, ए का मुख किस ओर है, उत्तर की ओर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि डिक्शनरी को ये कोड में लिखा जाता है, मतलब डिक्शनरी का कोड उसके सामने लिखा हुआ है, हर एक लेटर का वहाँ कोड लिखा हुआ है, डी का कोड जो है 5 है, वो कैसे आया अभी हम समझेंगे। तो यार्ड का कोड क्या होगा,
अब पहले तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको एक बड़े सी अल्फ़ाबेट्स, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स का अगर कोड दिया हो और थोड़े से अल्फ़ाबेट का कोड पूछा हो, तो हमेशा याद रखना है, पहले चेक करना है कि ऊपर वो सारे लेटर मौजूद है या नहीं है। जैसे अगर मैं यार्ड की बात करूँ, यार्ड YARD, तो ये देखो YAR और D सारे यहीं से मिल जाएंगे। तो हमेशा इसे कंपेयर करके निकालते हैं, इसे कंपैरिजन मेथड कहते हैं, ऊपर से कंपेयर करो और निकाल लो। जैसे y सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में 1 है, तो y का कोड 1 हो जाएगा। फिर a का कोड पीछे से तीसरे नंबर पे 3, r का पीछे से दूसरे पे 6 और d का सबसे पहला 5, 1 3 6 5 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, मतलब प्रश्न आकृति जिस भी उत्तर आकृति में छिपी हुई है या उसके अंदर से मिल सकती है, वो आपको पता करना है और कमेंट करना है। देखते हैं कि